नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। औरंगजेब पर अबू आजमी के बयान के बाद से जो चिंगारी भड़की है उसने समूचे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। औरंगजेब के महिमा मंडल के साथ शुरू हुआ ये हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और इस विवाद ने बीती शाम हिंसक रूप ले लिया। नागपुर के महल इलाके में सोमवार को दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके, इलाके में आगजनी की और वाहनों में तोड़फोड़ करते देखे गए। और इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया और इसी के साथ औरंगजेब के मुद्दे ने और क्रूर रूप ले लिया है। फिलहाल हिंसा में अब तक 47 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र का नागपुर धू धू कर जल रहा था। दंगाइयों ने गाड़ी, मोटरसाइकिल, दुकानें सब कुछ स्वाहा करके रख दिया और दंगे की आग में जल चुके नागपुर के सड़कों पर पड़ी राख अब ये सवाल कर रही है कि नागपुर को किसने और क्यों जलाया। आज नागपुर पूछ रहा है कि आखिर इसका कसूरवार कौन है। दंगों के आग के आगोश में सहमा खड़ा नागपुर अपने हुए जुल्मों की कहानी खुद बयां कर रहा है। दंगे की पटकथा जिससे शुरू हुई, जिस शौर्य ने लाखों लोगों को लूटा, जबरन लाखों धर्म परिवर्तन कराए, सैकड़ों मंदिरों को खंडहर में तब्दील कर दिया, जिस शासक ने अपने पिता को मरते दम तक बंदी बनाकर रखा, सत्ता की खातिर अपने भाइयों की बलि ले ली और इतिहास में अमृतत्व के खातिर खुद को आलमगीर की उपाधि दे बैठा, यानी क्रूर मुगल शासक औरंगजेब। नागपुर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। नागपुर शहर में कोतवाली क्षेत्र, गणेश पेठ, लकड़गंज थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पचपावली, शांति नगर, सक्करदरा में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो अगले आदेश तक लागू रहेगा। कर्फ्यू वाले इलाकों में नंदनवन, इमामवाड़ा, यशोधरा नगर और कपिल नगर पुलिस थाना क्षेत्र शामिल है, जहां हालात और तनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन को एहतियातन कर्फ्यू लगाना पड़ा। हालांकि अब स्थिति सामान्य है। औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र समेत देश भर की सियासत गर्म है। उसके विरोध में जब औरंगजेब का पुतला फूंका गया तो उसके चाहने वाले नागपुर की सड़कों पर उतर आए और जमकर उत्पात मचाया। इस दंगे से ठीक कुछ घंटे पहले देश की राजधानी दिल्ली से महमूद मदनी का एक बयान आया और उन्होंने भी मुस्लिमों से अपील करते हुए इस बात का जिक्र किया कि हमें कुर्बानी देने के लिए तैयार होना होगा। मुल्क है और हमें नहीं जमा होना है, बल्कि हमें अपने साथ और भी सबको जमा करना है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है, हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। महमूद मदनी ही नहीं, उद्धव ठाकरे भी मराठाओं का शौर्य का सहारा लेते हुए औरंगजेब की कब्र की वकालत करते हुए नजर आए। सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर हिंसा को लेकर बेहद सख्त है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने पुलिस कमिश्नर को तनाव की स्थिति पैदा करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने का निर्देश दिया है। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल नागपुर में हिंसा हुई, 20 से अधिक। नागपुर में हिंसा होने का कारण नहीं है। नागपुर आरएसएस का गढ़ है। आरएसएस का हेडक्वार्टर, मुख्यालय नागपुर में है। वहाँ मोहनराव भागवत जी बैठते हैं। पूरा हिंदुत्व का, प्रखर हिंदुत्व का कुंबा वहाँ बैठते हैं। वहाँ देवेंद्र जी का चुनाव क्षेत्र है। वहाँ दंगे कौन कह रहेगा कि उसकी हिम्मत है?
गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे नागपुर से है और 4 मंत्री आसपास है। कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग होंगे दंगा कराने वाले। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं के ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में उसको लाना है। और ये बयान उस वक्त आया है जब मुगलिया सोच और मुगल आक्रांताओं के खिलाफ देश भर में माहौल गर्म है। अब नागरपुर के कुछ इस तरह के जल जाने के पीछे अब इन जैसे बयानों को जिम्मेदार मानते हैं या फिर औरंगजेब को, सोचिएगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो औरंगजेब पर अबू आजमी के बयान के बाद से जो चिंगारी भड़की है उसने समूचे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। बताना चाहेंगे कि औरंगजेब के महिमा मंडन के साथ शुरू हुआ यह हंगामा खत्म होने का अब नाम नहीं ले रहा है और इस विवाद में जिस तरीके से हिंसक रूप लिया उसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। किस तरह से झड़प हुई, किस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आई। और आपको बताना चाहेंगे कि नागपुर के महल इलाके में सोमवार को 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके, इलाके में आगजनी की और वाहनों में जमकर तोड़फोड़ करते देखे गए। साथ ही इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर भी हमला किया और इसी के साथ औरंगजेब के मुद्दे ने और क्रूर रूप जो है वो ले लिया है। तो किस तरीके से हिंसक झड़प हुई, किस तरीके से घटना देखने को मिली, तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और बड़ा सवाल लगातार अब ये उठ रहा है कि जिस तरीके से यह हिंसा हुई है इसका मास्टरमाइंड कौन है और आखिर इसके पीछे के लोग जो हैं वो कौन है। तो बताना चाहेंगे आपको कि अबू आजमी के बयान के बाद से जो चिंगारी भड़की है उसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है और उसी का एक जीता जागता उदाहरण नागपुर में देखा गया। किस तरीके से हिंसा की जो घटनाएं सामने आई हैं वो देखने को मिली है। जगह जगह पर आगजनी की तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। साथ ही जिस तरीके से पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं, हिंदुओं के घरों में घुसकर पत्थरबाजी की गई है। और आपको बताना चाहेंगे कि पुलिसकर्मियों पर जिस तरीके से पत्थर फेंके गए, उन पर हमला किया गया, ये एक बड़ा सवाल जो है वो उठाता नजर आ रहा है। बताना चाहेंगे आपको कि अबू आजमी के बयान के बाद से जो चिंगारी भड़की है पूरे देश को उसने अपनी चपेट में ले लिया है और नागपुर से उसी से जुड़ी तस्वीरें जो हैं वो सामने निकल कर आई है। तो औरंगजेब के महिमामंडल के साथ शुरू हुआ यह हंगामा अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और इस विवाद ने बीती शाम हिंसक रूप ले लिया है। आपको बताना चाहेंगे कि नागपुर के महल इलाके में सोमवार को 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प जो है वो देखने को मिली है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंका और इलाके में आगजनी की और वाहनों में जमकर तोड़फोड़ भी की गई है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर भी जमकर हमला किया है। साथ ही इसी के साथ औरंगजेब के मुद्दे ने और ज्यादा क्रूर रूप ले लिया है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो बताना चाहेंगे आपको कि जिस तरीके से औरंगजेब का मुद्दा गरमाया उसके बाद से बयानबाजी का दौर देखा गया और लगातार अब ये हिंसक रूप लेती घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। नागपुर से सीधा उदाहरण आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर 2 गुटों में झड़प हुई और उसके बाद एक विकराल रूप लेती ये घटनाएं जो है वो देखने को मिली हैं। बताना चाहेंगे कि वाहनों में तोड़फोड़ की गई है, घरों में आग लगा दी गई, साथ ही साथ घरों में घुसकर जमकर पत्थरबाजी की घटनाएं जो है सामने आई हैं। कई लोगों के घायल होने की सूचना जो है वो सामने निकल कर आई। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन पर भी उपद्रवियों ने हमला किया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आया कि किस तरीके से औरंगजेब का मुद्दा इतना ज्यादा गर्मा गया कि जिसकी तस्वीरें जो हैं वो नागपुर से सीधे देखने को मिली हैं। और बताना चाहेंगे कि उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर भी जमकर हमला किया है और इसी के साथ औरंगजेब के मुद्दे ने और ज्यादा क्रूर रूप लिया है। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि करीब 50 आरोपियों को अब गिरफ्तार किया गया है। तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं इसी पर। आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से नागपुर से एक घटना सामने निकल कर आई है उसके बाद जिस तरीके से पुलिस प्रशासन पर हमला किया गया है, पुलिस प्रशासन पर
देखा आपने किस तरीके से कुल्हाड़ी से डीजीपी पर हमला किया गया और कई पुलिस कर्मियों के घायल होने की खबर जो है वो सामने निकल कर आई है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि कई लोग जो हैं वो भी घायल हुए हैं। तो आज इसी पर खास चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद हैं। हम सबसे पहले आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से संतोष दुबे जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ कांग्रेस से मोहित दीक्षित जी जुड़े हुए हैं, हिंदू संगठन से शिशिर चतुर्वेदी जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ सुनील त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट की खास चर्चा में। सबसे पहला सवाल सुनील त्रिपाठी जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे पूछूंगी, आपने देखा किस तरीके से नागपुर में ये हिंसा की जो खबरें सामने आई, तस्वीरें आपने देखी, क्या लगता है कौन है इसके पीछे का मास्टरमाइंड? देखिए प्रिया जी, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे दंगों का सूत्रधार कौन है। जिस तरह से भारत में हिंदू और मुसलमान की राजनीति की जा रही है, मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन है कि देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, जो अति चिंतनीय है। लेकिन राजनीति के सारे बिंदु, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, केवल धर्म और जात पर केंद्रित हो चुके हैं। विकास के नाम पर या और जनता की समस्याओं के नाम पर सत्ता पक्ष तो बोलने नहीं चाहता, विपक्ष भी उस पर कोई कार्यकर्ता दिखाई नहीं पड़ता है, चाहे लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में हो। लेकिन इस तरह जो घटनाएं, जो दृश्य हम लोग देख रहे हैं टेलीविजन पे, ये बहुत ही दुखद है। और रही औरंगजेब की बात, तो मैं बड़ा निवेदन साथ करना चाह रहा हूँ। औरंगजेब का नाम तो हमारे मुस्लिम भाई भी नहीं रखते हैं। मेरे कम से कम 100 मुसलमान दोस्त होंगे, लेकिन पूरे परिवार में भी मैंने किसी का नाम औरंगजेब नहीं सुना है। और अगर किसी ने सुना हो तो बताइए हमको। जैसे हम लोगों में, सनातनियों में, विभीषण का नाम कोई नहीं रखता है, रावण का नाम कोई नहीं रखता है। तो ऐसे अगर औरंगजेब इतने बड़े नेता थे या इतने बड़े चहेता थे अल्पसंख्यक समाज के, तो अपने बच्चों का नाम क्यों नहीं रखता अल्पसंख्यक समाज उनके साथ? लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो केवल राजनीति की हैं। देश में शांति न रहे, अमन चैन न रहे, इसीलिए हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने पूरा प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से पड़ोस देशों में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, वो तो निश्चित रूप से बहुसंख्यक समाज के लिए चिंता का विषय बनी है। और वही मुझे लग रहा पत्थरबाज अब हिंदुस्तान में शुरू हो गए हैं। चाहे कश्मीर से आए हों चाहे बाहर से आए हों, लेकिन अब पत्थरबाजों गैंग एक हिंदुस्तान के अंदर भी प्रवेश कर चुका है। ये पत्थर कहाँ से आ जाते हैं, ये भी एक चिंतनीय विषय है। मैंने संभल घटना को देखा, इतनी बड़ी घटना हुई, दुखद थी, मैं उसकी निंदा करता हूं, लेकिन इतने पत्थर कहाँ से आ गए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। सरकार के पास एजेंसियां हैं, हर घर में, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, मैं मांग करता हूं देश के गृह मंत्री से, सबके घरों में जांच कराइए, मस्जिद से लेकर मंदिरों में जांच कराइए कि शस्त्र और ये पत्थर क्यों रखे गए हैं, किसने रखा है। ठीक है जी, ठीक है। कांग्रेस से मोहित दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित जी, आपके पास आना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी से किस तरीके से देखते हैं? लेकिन क्योंकि देखा गया जिस तरीके से औरंगजेब पर बयानबाजी शुरू हुई, लगातार उस पर सवाल उठते गए, और अब जिस तरीके से नागपुर में ये हिंसा हुई है, कांग्रेस पार्टी से कैसे देखती है? देखिए, नमस्कार आपको, आपके मेरे साथियों को और आपके दर्शकों को। हिंदुस्तान में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वो अपने एजेंडे पर लगातार काम करने का प्रयास कर रही है। जिन वादों पर ये सरकारें आई, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे महंगाई के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे देश की सुरक्षा को लेकर के हो, किसी भी मुद्दे पर ये सरकार सफल नहीं हुई। आज जब वादों को पूरा नहीं कर पा रही है, तो अपने जो सांघिक संगठन है, इनसे लगातार एक ऐसा माहौल बनाए रखने का प्रयास किया जाता है जिससे देश में तनाव रहे। आप उनकी तनाव की नाकामियों को देखिए, चाहे संभल का उदाहरण ले, चाहे नागपुर का उदाहरण ले, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य है, वहां पर लगातार घटनाएं हो रही हैं। ये घटनाएं न रुकने का प्रयास करती हैं, बल्कि समाज के ताने बाने को तोड़ने का लगातार प्रयास किया जाता है। पहले कोई व्यक्ति आता है भारतीय जनता पार्टी से, बड़े पदों पर होता होगा, वो उस चीज को जस्टिफिकेशन करके वक्तव्य दे देता, उसके बाद पूरी एक लॉबिंग है, पूरी एक तंत्र है, उसको बढ़ावा देने के लिए लग जाता है, क्योंकि उसका उद्देश्य, मूल जो उद्देश्य है, जनता के जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनसे भटकाना रहता है।
लोग अपने हितों की बात ना कर पाए, लोग अपनी जो जरूरतों की बातों को सरकारों से ना रख पाए, इसके लिए उनको उलझाए रखना है। उलझाए रखने से माहौल ये बन जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर होता है। इस तरीके की घटनाएं लगातार, चाहे जहां भी देखे, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ये बढ़ती जा रही हैं। ये देश के ताने बाने के लिए, समाज के हितों के लिए बिल्कुल भी कारगर नहीं है। अतिशीघ्र कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रपति जी को इनका वो लेना चाहिए संज्ञान में, और कोई कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए उन राज्यों के ऊपर जहां पर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। ठीक है मोहित जी। हिंदू संगठन समाज साथ शिशिर चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से औरंगजेब का मुद्दा गरमाया, लगातार हिंदू संगठन की तरफ से भी कई तरह की बयानबाजी सामने आई, कई तरह के अपने जवाब रखे, लेकिन अब जिस तरीके से नागपुर में ये हिंसा हुई है, किस तरह से देखता है इसको हिंदू संगठन? शिशिर जी। ये श्रेया जी आपके घर नहीं आई, ये मोहित जी के घर नहीं आई, ये समाजवादियों के घर नहीं आई, तब तक तो आप यहाँ पर टीवी चैनल पे बैठ के डिबेट भी करिए और आप यहाँ पर इस तरह के वक्तव्य देते रहिए सेकुलरिज्म के, ठीक है। लेकिन आएगी जरूर आग आपके घर में, आप चिंता मत करिए, क्योंकि ये जितने बड़े नेता है ना, इन्होंने विदेशों में अपनी नागरिकता पहले ही ले ली है। मोहित भाई, ध्यान सुन लीजिएगा, 2 मिनट के सभ्यता का परिचय बैठ करके। हाँ, 2 मिनट मोहित भाई, आपको सुन लीजिए, हमने आपको सुना है, अब सुन लीजिए। ठीक है मोहित जी, शिशिर जी अपनी बात पूरी करने दीजिए। ठीक है, अरे सुना है तो कुछ भी बोल देंगे। ठीक है, आऊंगी मोहित जी आपके पास, लेकिन शिशिर जी को अपनी बात पहले पूरी करने दीजिए। ठीक है, नहीं सुना है तो कुछ भी मुंह उठा के बोल देंगे ये बैठ करके। अगर ये बदतमीजी करेंगे तो मैं डिबेट नहीं करूंगा। इस तरीके बदतमीजी मैं नहीं करता हूँ, ना मुझे पसंद है। अपनी बारी बिल्कुल करते हो। अब सुनिए, ये आप एक गौर करिए, पूरे देश में जहां जहां दंगे होते हैं उसमें स्थान बदलते हैं, आप जैसे लोग पहुंच जाते हैं। इनसे कहिए मेरा पक्ष ये था कि मैं डिबेट खोल दे रहा हूँ। ठीक है, जब आपको मौका दिया गया, आपने अपनी बात रखी। ठीक है, जब शिशिर जी अपनी बात रख रहे हैं तो उनको भी बोलने का मौका दीजिए ना। दूसरों पर बोलने से पहले खुद पर भी देख लिया करें। ठीक है मोहित जी, कुछ भी बकने को नहीं बोल दिया जाएगा यहाँ पर। मोहित जी प्लीज इस तरीके से बीच में इंटरप्ट मत करिए। कुछ भी बकेंगे और यहाँ सुना जाएगा बैठ करके। ठीक है, अरे बदतमीज बकोगे तुम, समझे मोहित? बदतमीजी मत करना, समझे? नहीं अभी बताओ डिबेट की। ठीक है मोहित जी और शिशिर जी, ठीक है, डिबेट की मर्यादा बनाकर ही, ठीक है, मर्यादा बनाकर ही अपनी बातें रखिए। किसने बोला था इसको? पढ़े लिखे तक नजर आते हैं शकल से, लेकिन है नहीं। ये अच्छी बात नहीं है। नहीं कुछ भी बोल देगा भाई, सुनील भैया कुछ भी बोलेगा क्या करके। ठीक है मोहित जी, बोले पूछी बोले आपसे। नहीं व्यक्तिगत होके बोल रहे हैं। अपने विचार रखने का सबको अधिकार है इस देश में। नहीं व्यक्तिगत होके बोलेंगे, विचार रखिए, सामाजिक। लेकिन ये मैं देखता हूँ आप बुरा मान जाएंगे, आपकी आदत है कि आप दूसरे बोलना मुश्किल करते हैं। नहीं व्यक्तिगत बोलेंगे। मैंने आपके लिए बोला क्या? आपके घर के लिए बोला क्या? बोलने मौका दीजिए, आप उनको आप ही बोलिए। व्यक्तिगत घर के लिए रेल मत कीजिए। नहीं ऐसा थोड़ी ना बोलने देंगे। ये पेट्रोल जो छिड़कते हैं। ठीक है मोहित जी, जब आपके पास आऊंगी, ठीक है, जब आपके पास आऊंगी तब जो आप इसके क्रॉस क्वेश्चन करें आप तब कीजिएगा। ठीक है, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। अब आने दो, तुम्हारी बारी है, भी बताते हैं, तुमको रुक जाओ। ठीक है मोहित जी, तुझको क्या आता है? जिस भाषा में जाते हो ना सब्जी वालों की तरह, वैसे ही तुमको जवाब। भाषा तुझे सुधारू आके भाषा तेरी। ठीक है, तुमको तुम्हारी भाषा में जवाब दे रहे हैं। इतने पुराने नेता हैं, नहीं तो इनको समझाओ। हम लोग राष्ट्रीय नेता है, ये गली कूचों से कहां से बन के आ जाते हैं। ठीक है मोहित जी, पता नहीं कहां समझ आता। ठीक है मोहित जी, आप इस तरीके से बीच में प्लीज इंटरप्ट मत करिए जी। नहीं अगर वो अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है, अगर वो अपनी बात रख रहे हैं तो पहले उनकी बात सुनिए और फिर बोलिए। ठीक है, फिर आपको बोलने का जब पूरा मौका दिया जाता है तब आप बोलिएगा ना अपनी बात। आपको रोकना चाहिए, मुझे नहीं बोलना चाहिए। ये व्यक्तिगत बोल रहा है बैठ करके यहाँ पर। मोहित जी ठीक है, मोहित जी क्या कुछ भी बोलेगा अगर आप सुनोगे बैठ करके, उसको नहीं बोल पा रही आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है मोहित जी, पहले शिशिर जी की पूरी बात सुनिए और फिर बीच में कमेंट करिएगा। पर्सनल अटैक अगर वो करे तो आप उसका जवाब तब दीजिएगा जब आपके पास आए। ठीक है, ये आपको समझाना चाहिए, मुझसे पहले आपको समझाना चाहिए उनको। कभी कभी कुछ लोगों को डिबेट मिल जाती है तो इसी तरीके व्यवहार होता है, उसको पता चल जाता है। ठीक है मोहित जी। अबे जाहिल, पहली बार तू ही दिख रहा मुझे। मोहित जी
लगातार आपसे पहली चीज आपसे अरे वो लगातार क्या यही बोल बात रहे कही थे जा भैया? रही है। आप शायद ठीक है, नहीं, वो आप क्या शायद बोल रहे थे मर्यादा भैया? भूल जा रहे हैं और ये मेरा दोनों नहीं, आप लोगों मुझे से मर्यादा मत सिखाए, आप मत मर्यादा सिखाए मुझे, लगातार पहले उसका देखिए वो क्या एक बोल आध रहा जोकर जब है। डिबेट में आ जाता है तो बड़ा देखने में अच्छा लगता है। हाँ, ठीक जैसे है। कि मुद्दे की बात कीजिए, मुद्दे की नहीं बोल डिबेट पा हो रहे रही एक बार है। भी आप ठीक है, उसको। ठीक है, अगर ये ठीक साथ है हो तो मोहित मैं जी, बोलूं? ठीक नहीं, है, एक बार भी नाम आऊंगे नहीं लिया आपके आपने। पास, ठीक है, ठीक है, अब आऊंगे आपके सुनिए। पास। संतोष द्विवेदी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो संतोष जी के पास जाना चाहूंगी। संतोष जी, किस तरीके से देख रहे हैं, कौन है इसके पीछे का मास्टरमाइंड? क्योंकि लगातार यही सवाल बीजेपी पर फिर वही आरोप लगाए जा रहे हैं, और नागपुर में जिस तरीके से हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं, क्या लगता है कौन इसके पीछे का मास्टरमाइंड है, कौन से लोग इसके पीछे हैं? ये प्रिया जी, जिस तरीके से नागपुर की घटना हुई है, जाहिर सी बात ये वही लोग हैं जो आज तक देश में दंगा करते रहे। ये वही लोग हैं जो देश में अमन चैन नहीं बर्दाश्त होता है, और ये वही लोग हैं जो भारत के टुकड़े होना देखना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में कोई चीज छुपी नहीं है, कोई तथ्य छुपा नहीं है, सब जग जाहिर है और हर व्यक्ति जानता है कि ये कौन कर रहा है। जरूरत है इनसे कड़ाई से निपटने की। जिस तरीके की हरकत इन लोगों ने नागपुर में की है, जाहिर सी बात इनके साथ कड़ाई से सरकार निपटे और इनको जो एक सजा होती है उस सजा इनको मिलेगी, मुकम्मल सजा मिलेगी, क्योंकि जो है फिर दोबारा कभी ऐसी हरकतें ना करें। ठीक है, सुनील जी आपके पास आना चाहूंगी। जी। आप देख सकते हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके की जो घटनाएं हैं, जब भी हिंदू मुस्लिम में बीच में इस तरीके से बहसबाजी होती है, इस तरीके की बयानबाजी होती है, इस तरीके की घटनाएं जरूरी सामने निकल कर आती है, और उसके बाद जिस तरीके से इस पर राजनीति की जाती है, क्या कहना है आपका इस पर? देखिए प्रिया जी, जिसके जैसे संस्कार होते हैं वैसे उसका वक्तव्य होता है, बिल्कुल, चाहे राजनीति में हो, चाहे मीडिया में हो, चाहे परिवार में हो। मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि मुस्लिम भाइयों को औरंगजेब से प्यार है, लेकिन राणा प्रताप से प्यार नहीं है। क्यों प्यार नहीं है? आज औरंगजेब के अगर जुल्मों की बात की जाए तो मैं मानता हूं कि मुगलों में सबसे ज्यादा क्रूर अगर कोई रहा है शासक तो औरंगजेब रहा है। सबसे ज्यादा हिंदू के मंदिरों को तोड़ने वाला कोई रहा है तो औरंगजेब रहा है। जी, जिस शासक ने अपने भाइयों की हत्या करके बाप को जेल में डाल दिया हो, उस शासक के साथ ऐसे लोग खड़े हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि देश साथ न खड़े होकर के ऐसे शासक के रहनुमा बनते नजर आ रहे हैं और उस पर राजनीति कर रहे हैं। देखिए प्रिया जी, यहाँ सबसे गंभीर प्रकरण ये कि सत्ता कैसे मिलेगी हमको, चाहे लाशों में मिले, चाहे धन बल पर मिले, सत्ता हासिल करना है। इसलिए इस तरह की अगर आग लगाई नहीं जाएगी तो हिंदू मुसलमान की राजनीति किए बिना सत्ता पाना आसान काम नहीं है। क्योंकि न विकास पे कोई चर्चा होती, मैं भी कह रहा था, जनता की समस्याओं पर विपक्ष भी मौन है और सरकार भी मौन है। जनता के साथ क्या हो रहा है, केवल चुनाव के समय में देखता हूं, पिछली बार चुनाव हुआ, आपने भी देखा होगा कि जो नेता एसी से बाहर नहीं निकलते थे वो जनता के चौखट में दिखाई पड़े, लेकिन जैसे ही लूस जनता मरना शुरू हो गई, हीट वेव आई, उसके बाद कितने नेता उसके घर पहुंचे होंगे, आपने भी देखा होगा। बिल्कुल। तो यहाँ राजनीति करनी है, दोनों वर्ग को उकसाना है, और बड़ा अफसोस साथ कह रहा हूं कि ये हिंदू मुसलमान के मंदिर और मस्जिद का मामला आज से नहीं हजारों वर्ष गुजर गए। वही मंदिर, वही मस्जिद, और दोनों वर्ग लड़ते लड़ते कितने लोग मर गए इसमें। आज भारत कहां पहुंच रहा, किस तरक्की पहुंच रहा है, देश के लोगों को उस पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन अगर उस पर चर्चा होगी प्रिया जी, तो बच्चे सांसद विधायक कैसे बनेंगे? चिंता इस बात की है कि भले ही दंगों में जो लोग मरे वो कोई राजनेता बच्चे तो होते नहीं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। कभी आप देख लीजिए, छोटे छोटे लोगों को मोहरा बना करके इस दंगे की आग में झोंक दिया जाता है, और फिर सांसद विधायक बनते हैं उन नेताओं के, चाहे जिस जात धर्म के लोग हो। जनता भी यहाँ किस तरह के होती जा रही है, क्योंकि जाति और धर्म पर राजनीतिक दल इस तरह से बांट दिए हैं, ऐसा नफरत बीज बो दिए हैं प्रिया जी, कि ये भारत के भविष्य के लिए एक खतरा है। इसके लिए मैं जरूर कहूंगा कि कांग्रेस सरकार में इतने दंगे नहीं होते थे। 3 पार्टियां जब से आई हैं, भाजपा, सपा, बसपा, आप इतिहास उठा दे लीजिए, लोग जाति बट गए। वरना कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में हर जाति और धर्म के मुख्यमंत्री बनाए और शासन किया। लेकिन इस तरह की जो राजनीति ये हो रही, अब तो इंदिरा जी कांग्रेस रहे नहीं, राहुल जी कांग्रेस आ गई।
समाजवादी पार्टी नेताजी की नहीं रह गई, अखिलेश जी की आ गई। दोनों नेताओं क्या वक्तव्य आते हैं, देश के लोग सुनकर भी हतप्रभ रह जाते हैं कि क्या ये लोग चाह रहे हैं। कांग्रेस किधर जाएगी, समाजवादी पार्टी किधर जाएगी, और उसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है। अभी मैं चर्चा नहीं करना चाह रहा था, अभी एक बयान अखिलेश जी का आया काला चश्मा को लेकर के। आपको ऐसे वक्तव्य देने क्या जरूरत है? व्यक्तिगत जिंदगी किसी की है, कोई चश्मा लगाता है, कोई नहीं लगाता है, लेकिन आप ऐसे बयान देंगे जो भाजपा भुनाती है और फायदा उठाती है। चौकीदार चोर है, मोदी जी को फायदा हुआ। तो मेरा मानना है कि अब विपक्ष की राजनीति पर भाजपा खेल करके सत्ता हासिल कर रही है और विपक्ष दिन पर दिन गिरता ही जा रहा है। और ये जो राजनीति हो रही है ये बंद होनी चाहिए, लेकिन ये प्रयोजित भी है, बिना प्रयोजित नहीं है प्रिया जी, बाहर से भी प्रयोजित हो रहे हैं लोग यहाँ। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो पत्थरबाज पैसा ले पत्थर फेंक रहे हैं, मंदिरों से मस्जिदों से निकल रहे हैं, मंदिरों में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ऐसे लोग सख्त अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो जो बांग्लादेश का हाल हो रहा है एक दिन हिंदुस्तान का हाल ऐसे ही होगा। जी ठीक है, मोहित जी के पास जाना चाहूंगी। मोहित जी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अगर देश में और भी मुद्दे हैं, बेरोजगारी का है, महंगाई का है, उस पर बात करती नहीं है सरकार। औरंगजेब जैसे इतिहास को क्यों दोहराया जा रहा है, क्यों इसके सवाल जवाब किए जा रहे हैं? लेकिन जब आपके पार्टी के नेता मंत्री समर्थन कर रहे होते हैं, बयानबाजी में शामिल हो रहे होते हैं, तो कहां तक ये सही है? मोहित जी। नहीं, देखिए, किसी भी इतिहास का व्यक्तित्व हो या सामाजिक जीवन का व्यक्तित्व हो, आप चर्चा करिए, विमर्श करिए, कोई दिक्कत नहीं किसी को। सोनिया गांधी रो रही थी, मोहित की जो नेताएं रो रही थी बेचारी। बात आ जाती है कि आप ठीक है शिशिर जी, आऊंगी आपके पास। ठीक है, ठीक है शिशिर जी, आऊंगी आपके पास। इस तरीके से डिबेट मत करिए प्लीज। तो अब मोहित दीक्षित जैसे बदतमीज प्रवक्ता यहाँ भेज करके ठीक है शिशिर जी, नहीं ठीक है शिशिर जी, लगातार डिबेट में यही सारे सवाल नहीं करने पड़ेंगे। इससे पहले भी जब मोहित जी से सवाल किया जा रहा है तब आप जवाब दे रहे हैं, इस तरीके से कैसे किसकी बात समझ में आएगी? ठीक है शिशिर जी, जब आऊंगी आपके पास अपनी बात रखिएगा तब। कहीं ना कहीं संघ भाजपा के लिए हित कर रहता है, तो जहां संघ और भाजपा शासित सरकारें हैं, आखिर इस तरीके की घटना आप बोलने का मौका देंगे मोहित जी को? आप बोलने का मौका देंगे? नहीं, आप बोलने का मौका देंगे कि नहीं देंगे? आजादी के बाद मलाई खा रहे शिशिर जी, आपको मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है क्या? ठीक है ना, तो लगातार भाजपा सरकारों के प्रदेशों में ये नाकामियां हैं, उनको कहीं ना कहीं अपनी सरकारों की कुर्सियों से ज्यादा देश के ताने बाने पे सोचना पड़ेगा। आज हम सबकी मौलिक जिम्मेदारी हो जाती है कि देश की एकता, अखंडता और सामाजिकता बनाए रखने के लिए इस तरीके का जो अराजक तत्व है, इस तरीके के जो असामाजिक तत्व है, इनको चिन्हित करके तुरंत जेलों के पीछे भेजना चाहिए। नहीं शिशिर जी, आपको मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है क्या? शिशिर जी, आपको क्या मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है? नहीं, मोहित जी को समझना, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है कि नहीं? यहाँ पर बैठ के प्लीज भूमिका मत चेंज करिए। अगर आपसे सवाल करने, ठीक है, बोलेंगे तो मोहित जी जैसे लोगों को सुधारना। आऊंगी ना आपके पास, समय तो नहीं आपसे कोई छीन रहा है। नहीं, लगातार जिसके पास जब हम जा रहे हैं, सवाल रख रहे हैं इस तरीके से ठीक है शिशिर जी और मोहित जी, ठीक है। कभी कभार ऐसे लोगों को चर्चा होती है डिबेट, तो उसमें ये दूसरों को बोलने नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अब अगर मोहित जी से सवाल किया गया है तो मोहित जी को जवाब देने दीजिए। जब आपके पास आएंगे, ठीक है शिशिर जी, देखिए जब आपके पास आएंगे तब बिल्कुल आप बोलिएगा। नहीं, ये अपनी बारी में नहीं, अगर आप अच्छे वक्ता हैं तो अच्छे श्रोता भी बनिए ना। तो इस तरीके से कैसे डिबेट होगी? ये बकबक करेंगे तो इनकी थोड़ी सुनने के लिए हम आए हैं। हम एंकर की सुनेंगे, चैनल की सुनेंगे। ठीक है शिशिर जी, अब भी आऊंगी आपके पास। ठीक है, आपके पास आऊंगी, आपको पूरा मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का। आपसे कोई समय नहीं छीन रहा है यहाँ पर। मोहित जी, पहले अपनी बात रखिए, फिर जवाब देंगे शिशिर जी। पहले कहलवाइए कि ये हमारी बारी में नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे, ठीक है ठीक है शिशिर जी, ठीक है, इनकी बदतमीजी थोड़ी। ठीक है शिशिर जी, ठीक है।
ठीक है मोहित जी, अपनी बात रखिए। देखिए मैं लगातार बात ये कह रहा हूँ, महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से महाराष्ट्र का इंटेलिजेंस हो, महाराष्ट्र का प्रशासन हो, अगर इतनी बड़ी घटना समाज को जो विध्वंसकारी हो जाती है तो इंटेलिजेंस फेल्योर मानना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप माहौल को पहले बिगाड़ रहे हैं, फिर उसको काबू करने के लिए भी लोगों को इतनी छूट दे देते हैं कि उसके बाद इस तरीके की घटनाएं कर देते हैं जो सामाजिक ताने बाने के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो आज देश के जो शासन, प्रदेश के जो शासन चला रहे हैं, उन लोगों को अपनी जिम्मेदारियां समझनी पड़ेंगी। देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए जो जन समस्याएं हैं उन पर बात करने के लिए, उनको लॉ एंड ऑर्डर का जो आपका दिक्कत है, आप चला दीजिए बुलडोजर, जो भी आपको लग रहा हो अपराधी तत्व जो इस तरीके की घटनाएं करते हैं जिससे देश का ताना बाना बिगड़ता है, जिससे देश की चीजें होती हैं। तो कम से कम आप आज प्रकाश अंबेडकर जी का कहना है कि इस तरीके की घटनाएं केवल आरएसएस और भाजपा वाले शासित राज्यों में क्यों हो रही है, तो सोचना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है मोहित जी। और हमारे देश के ताना बाना, क्योंकि हमारे देश का ताना बाना और शांति व्यवस्था सबसे प्रमुख है इस देश के लिए। राम को नकारा कि नहीं नकारा, जनता के लिए खुशहाली सबसे जरूरी है। जो भी इस तरह की घटनाओं में है उनको तुरंत जेल के अंदर पहुंचाइए, कड़ी से कड़ी सजा दिलाइए। ठीक है मोहित जी, ठीक है। शिशु जी जवाब दीजिए। जी, हम कह रहे हैं ये वही कांग्रेस है ना जिसने राम जी का चित्र पहले संविधान के पहले पन्ने पे छापा और उसके बाद राम जी नहीं है ये कह के रामनवमी पे छुट्टी दी, रामनवमी पे, और उसके बाद राम जी को नकारा। तो ये वो लोग हैं। अब आते हैं मुद्दे पे। देखिए, जो आपका आज की डिबेट का मुद्दा है वो क्या है, वो आज की डेट औरंगजेब है। औरंगजेब से इसका रिश्ता बहुत मजबूत रिश्ता है। कैसे? औरंगजेब जो था इतना क्रूर वो आतंकी था, जिसने कितना कत्लो आम जो किया उसमें क्या है। अब आप देखिए पूरे देश में उसके नाम पे जो दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो उन सब की एक ही तरीके की रणनीति है। आप देखिए, चाहे वो दंगा सीए के लिए हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे कश्मीर में हो, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कहीं दंगा हो, एक जैसी। तो गौर ये करना पड़ेगा कि इन दंगों का तरीका एक जैसा है। इसका मतलब ये लोग जब जमात में जाते हैं या मदरसों में इनको ऐसी ट्रेनिंग मिलती है जिससे देश को चला रहे हैं, तो इनके साथ सहानुभूति का मतलब देश को आग की भट्टी में झोंकना है। इनको जो इनके धार्मिक ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, बुत परस्ती हराम है। आपको हमको काफिर कहते हैं। राम को के खिलाफ ये एफिडेविट देते हैं, राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बनने देते हैं, रामचरितमानस को इनको पहचान दिलाते हैं कि किस प्रकार से इस देश को जलाया जा रहा है। तो इन सब को लेकर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। जब तक सरकारें, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, जब तक इसके साथ कड़ाई के साथ काम नहीं करेंगे हम लोग, तब तक ये देश को ये जलाते रहेंगे और हम लोग आपस में यहाँ पर डिबेट करते रहे केवल। ठीक है, तो ये सब बातों को समझना होगा हमको। ठीक है शिशु जी। संतोष जी के पास आना चाहूंगी। संतोष जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? संतोष जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बोलिए। जी संतोष जी, नागपुर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, इतनी बड़ी हिंसक घटना, डीजीपी को कुल्हाड़ी से हमला किया जाता है, कई पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं, आगजनी होती है, पत्थरबाजी होती है। क्या प्रशासन को इसकी पहले से भनक तक नहीं, सरकार को भनक तक नहीं लगी? कैसे? ऐसा नहीं कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस तरीके से देखिए इन लोगों ने उन्माद शुरू किया, और उन्माद शुरू क्यों किया? औरंगजेब की जो है मजार की वजह। जो औरंगजेब इस देश को सालों लूटता रहा, इस देश की सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करता रहा, एक अताताई के रूप में वो पैदा हुआ इस देश में, जिसने अपने बाप को, अपने भाई को जो है उनको नहीं बख्शा, उसके लिए ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि देश के मुसलमान को सोचना पड़ेगा हम किसके साथ खड़े और किसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। अगर मुसलमान औरंगजेब को अपना जो है नुमाइंदा मानता है, तो जाहिर सी बात कि ये जितने लोग इस तरीके की हिंसा कर रहे हैं उनको जो है उन्हीं के भाषा में जवाब देने की अब जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ और अगर इस देश का मुसलमान ये चाहता है कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम इस देश की संस्कृति और जो है इस देश की संस्कृत विरासत को बचाने में अपना योगदान देंगे,
तो जाहिर सी बात उसका स्वागत है, और उस राष्ट्रभक्त मुसलमान का भारतीय जनता पार्टी हमेशा स्वागत करती है, सम्मान करती है। लेकिन आतताइयों को, जो इस तरीके की आतताई है, गुंडई कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, लोगों को मारने पीटने का काम कर रहे हैं, देश की कानून व्यवस्था को खराब करने का काम कर रहे हैं, तो उनके साथ सख्ती से भारतीय जनता पार्टी निपटना भी चाहती है। और उसका उदाहरण आपने उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ के रूप में देख चुके। अगर यही स्थिति रही तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस तरीके से निर्णय लेना पड़ेगा, जिस तरीके से निर्णय माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने लिया है। इनको दुरुस्त करने के लिए, इनको जो है एक सबक सिखाने के लिए जाहिर सी बात जो है कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। नहीं तो ये इस तरीके से उत्पात करते रहेंगे, इस देश की जो है सांस्कृतिक विरासत को तोड़ते रहेंगे, आपसी भाईचारे को खत्म करते रहेंगे। और कहीं न कहीं इसमें वो जो नेता हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, जो आग में घी डालने का काम करते हैं, उनको भी ये पता होना चाहिए भाई, उन्होंने भी इतिहास पढ़ा है। औरंगजेब कौन था, औरंगजेब की विचारधारा क्या थी, औरंगजेब किस तरीके के सिस्टम को फॉलो करता था। उस औरंगजेब के लिए विपक्ष के नेता भी ऐसे लोगों को उकसाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को जो है चढ़ाने का काम करते हैं। उनको भी समझना पड़ेगा, उनको भी समझ लेना चाहिए कि भाई राजनीति एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन देश से, जहाँ देश की बात होती है, जहाँ देश के जो है मर्यादा और देश की जो है क्या नाम है राष्ट्रवाद की बात होती है, वहां पे सारे विपक्ष के नेताओं को भी एक मंच पे आना पड़ेगा। नहीं तो अगर इस तरीके की राजनीति करना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है देश चलता ही रहेगा। ठीक है संतोष जी, लेकिन इस वक्त बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी घटना हो गई, प्रशासन को भनक तक नहीं, और प्रशासन इतना फेल हो गया कि जो मदद करने के लिए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन, उन पर ही हमला कर दिया गया। बड़ी तादाद में आगजनी कर दी गई, गाड़ियों में आग लगा दी गई, हिंदू के जो परिवार थे उनके घरों में जाकर इस तरीके से पत्थरबाजी की गई। देखिए प्रिया जी, हमने पहले ही कहा कि प्रशासन कैसे फेल हो गया? पूर्व नियोजित योजना के तहत ये काम करते हैं। प्रशासन, जाहिर सी बात कहीं ना कहीं प्रशासन से चूक हुई है, कि मैं मानता हूँ, लेकिन अगर प्रशासन से चूक हुई, प्रशासन इसकी भरपाई भी लगातार चूक हो रही है, सिखाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इनकी जो आतताइयों की जो स्थिति है, ये इसी तरीके से गौरिल्ला छदम बेस में हमला करते हैं। ठीक है संतोष जी, ठीक है मोहित जी, ठीक है, जाता है बार बार। ठीक है मोहित जी के पास आना चाहूंगी। ठीक है शिशिर जी, आऊंगी आपके पास। मोहित जी देखिए, भाजपा प्रवक्ता हैं, अपनी सरकार की नाकामी, जो प्रदेश को सुरक्षा की भावना, सुरक्षा का माहौल देने की जिम्मेदारी आपकी है, उसको किन्हीं नेताओं के उद्दंड वक्तव्यों को लेकर के, उसके लिए आप कार्रवाई उन नेताओं पे करिए जो ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं, लगातार उन पे कार्रवाई करिए। आपका काम है, आपका इकबाल जिंदा रहे, आपके प्रशासन का इकबाल जिंदा रहे। आज जिनको आतताई बोल रहे हैं, वो आतताई आ करके अपने काम करके गोरिल्ला वार करके चले जा रहे हैं, और आपकी प्रशासन सो रहा वहां पर। जो प्रशासन की मदद करने के लिए जा रहा है, उसके साथ कितनी विभत्स घटना हो रही है। तो आप कहीं ना कहीं अपनी नाकामी को इतने हल्के शब्दों से लेकर के किनारे से नहीं निकल सकते। आप कहिए कि आपकी सरकारों की नाकामी है, आप प्रदेश को, जिन जिन प्रदेशों में आपकी सरकार है, वहां के लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम है, कि जिनके घर में आज दिक्कतें पहुंची, जिनके घर में असुविधाएं हुई, जिनके लोगों को आज घटनाएं हुई, जिनकी गाड़ियां जली, जिनके घर में कहीं ना कहीं वो हुआ, उनको क्या जवाब देंगे आप? उनकी सुरक्षा किस तरीके से आप दे रही है आपकी सरकार? केवल उद्दंड लोगों के वक्तव्यों को लेकर के, अरे कोई यहाँ औरंगजेब के हित कर नहीं बैठा हुआ। आप बताइए, आप कैसे लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का रोड मैप तैयार कर रहे हो? आपका लॉ एंड ऑर्डर क्या बता रहा है? ठीक है, आप उससे बच के निकलने के लिए एक औरंगजेब के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, अरे आपको सुरक्षा देने के लिए देश की जनता ने चुना है। ठीक है मोहित जी, देश की जनता ने आपको सुरक्षा देने के लिए चुना है। जी जी, ठीक आप है, लगातार जिन जिन राज्यों में देखिए, संभल में जहां पर देखिए वहां पर दंगे हो रहे हैं, ठीक है, वहां पर उद्दंड लोग आकर के ईंटेबारी, गोलीबारी सब करते चले आ रहे हैं, और आपका प्रशासन कुछ नहीं कर पाता। अरे इससे असुरक्षा की भावना उस प्रदेश में रहने वाले आम जन को होती है। ठीक है, आम जन को कम से कम आप इस तरीके की कार्रवाई करके संदेश दीजिए कि आम जन सुरक्षित महसूस करे अपने को। ठीक है शिशिर जी, अपनी बात रखिए। जी देखिए, बड़ी गंभीरता के साथ आपको एक बात बता रहा हूँ। लखनऊ हाई कोर्ट में एक याचिका मैंने दाखिल की थी। उस याचिका में मैंने सीए के वक्त जब दंगे हुए थे, सेम नागपुर की तरह दंगे हुए, और मैंने कोर्ट से कहा कि दंगाइयों की व्यक्तिगत
संपत्तियों को चिन्हित करके वीडियो के द्वारा जो दंगे में थे उनको नीलाम कराया जाए, उनको पोस्टर लगाया जाए, उसका क्रियान्वयन योगी सरकार ने कराया था। अब ठीक उसी प्रकार की घटना कल घटी है। कल ये घटी घटना, ये उत्तर प्रदेश में एक आता ताई, अरे घटना क्यों घट रही है भाई? जी के नाम पे मेला नाकामी प्रशासन की नहीं है क्या? और उसी की तरह आज हमने दूसरा मुद्दा उठाया, उसी सलार गाजी के नाम पर जिसने हमारे बड़े बड़े मंदिरों को लूटा, मथुरा तक के, जिन्होंने लगातार हिंदुओं का कत्लेआम कराया, गर्दनें काटी सलार गाजी ने, उसके नाम पे मेला लग रहा है, दरगाहें बन रही हैं, तो उसका योगी सरकार ने उस पर रोक लगवाई। तो जब तक सरकारें जो कड़ी कार्रवाइयां नहीं करेंगी और कड़ा रुख नहीं अपनाएंगी, लीपा पोती नहीं करेंगी, कहेगी नहीं है कि इंटेलिजेंस फेलियर, ये शब्द कह के अपने को बचाओ और दूसरे को बचाओ। ठीक है, बात ये आग यही लगेगी। हमने फिर कहा आपसे, लेकिन एक लाइन की बात समझिए लास्ट, वो ये है कि आप गौर करिए, कहीं पे भी आग लगे, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक दंगे होंगे तो सबका एक रूपता है, लाठी डंडा पत्थर लेके निकलेंगे और उस शहर को जलाएंगे, चिन्हित करके। हिंदुओं की गाड़ी हर जगह चिन्हित कौन होता है दंगों में? हिंदू मारा जाता है, ठीक है, निहत्था हिंदू जो आत्मरक्षा करता अपनी। तो ये आग हम फिर कह रहे हैं, ये मोहित जी क्या भी जाएगी, हमारे घर भी आएगी और आप क्या भी आएगी, और आप चैनल पे लीपा पोती करते रहोगे। इसलिए देश की सेना को, हमारी जांच एजेंसियों को और सरकार बैठी हुई है आपकी सरकार कुछ नहीं बचा पा रही है आपको, और यहाँ पर बता रहे हो सबके घर जाएगी। लोग ऐसे किसी की हिम्मत पड़ जाएगी? ठीक है मोहित जी, शिशिर जी, ठीक है, ठीक है, ऐसे सुनील किसी जी की आपके हिम्मत पास पड़ आना जाएगी? चाहूंगी। ठीक है, अगर आप ठीक है मोहित जी, तो गद्दी छोड़िए, ठीक है, देखें किसकी हिम्मत पड़ती है। ठीक है, जब आपके पास आऊंगी तब आप जवाब दीजिएगा। ठीक है मोहित जी, शिशिर जी, पूरा मौका दिया गया बोलने का आपको। शीला दीक्षित जी ठीक है, क्या हुआ जब पता कर लीजिएगा। ठीक है शिशिर जी, मोहित जी, ठीक है, सेकुलरिज्म का मुझे जो पाठ पढ़ा रहे हैं शीला दीक्षित जी के घर के उदाहरण मत दीजिए, इक्के दुक्के उदाहरणों से हर दिन होने वाले दंगे की बराबरी नहीं कर सकते। मोहित जी, शिशिर जी, ठीक है, पूरा मौका दिया गया आपको बोलने का। ठीक है, अपनी बात पूरी करिए। ठीक है, मुसलमानों से प्रेम वो शीला दीक्षित के घर में दिखा दिया है। ठीक है, सुनील जी आपके पास आना चाहूंगी। ठीक है, ठीक है, देखिए यार आप क्या आएगा, चिंता ना करो। प्रिया जी, मोहित जी ने बहुत बड़ी बात कही कि लोग गोरिल्ला की तरह मार के निकल जाते हैं। मैं इस बात के लिए उनको धन्यवाद दे रहा हूं, लेकिन एकता अखंडता की जिम्मेदारी केवल बहुसंख्यक समाज की ही है क्या? मैं किसी धर्म पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन एज ए पत्रकार मैं निष्पक्ष कह रहा हूं कि जब हिंदुओं कोई पर्व होता है तो एक ऐसा वर्ग अल्पसंख्यक समाज बना दिया गया है जो मुसलमानों में और हिंदुओं में सबसे दूरी पैदा करने का काम करता है, वो है पत्थरबाज गैंग। चाहे आप जो जुलूस देख लीजिए, हिंदू निकलता है, बिना पत्थर नहीं निकलता है। बिल्कुल। और उस पे जो रहनुमा हमारे हैं वो भी निकल बाहर नहीं आते हैं कि गलत हो रहा है। तो जब इस तरह दोहरी राजनीति की जाएगी तो देश की स्थिति क्या होगी? दूसरी बात प्रिया जी, हम लोग सबसे कहते हैं फ्लोरियर इंटेलिजेंस का है। अभी अगर पुलिस प्रशासन मोहल्लों की, मस्जिदों की, मंदिरों तलाशी शुरू कर दे तो यही विपक्ष चिल्लाएगा आके कि देखिए अल्पसंख्यकों को उत्पीड़न हो रहा है। बिल्कुल। संभल में ईंटा पत्थर चले, मैंने देखा विपक्ष पूरा वर्ग विशेष साथ खड़ा हुआ, लेकिन उन पुलिस वालों के ऊपर ईंटा पत्थर लगे, किसी ने दुख व्यक्त नहीं किया। तो जब इस तरह से आप मनोबल गिराएंगे, चले मस्जिदों से जी, करौली में भी मस्जिदों से पत्थर चले, शिशिर जी, कश्मीर में भी चले। शिशिर जी, वही मैं कह रहा हूं कि अगर एक तक जिम्मेदारी बहुसंख्यक समाज की है तो उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी अल्पसंख्यक समाज की भी तो है। लेकिन आप कहो भारत अखंड रहे तो अखंड कैसे रहेगा? मैं बड़ा निवेदन साथ कह रहा हूं कि आप कितने प्रवक्ता बैठे, बताइए कि नमाज समय किस मस्जिद में पत्थर चला है, ये बता दीजिए हमको। लेकिन हमारे वहां नवरात्र हो, के बाद पर चाहे गणेश पूजा हो, बिना पत्थर पत्थरों के स्वागत से बहुसंख्यक समाज के प्रोग्राम नहीं होते हैं। तो अगर भारत नहीं होंगे तो क्या पाकिस्तान होंगे या बांग्लादेश में होंगे या अफगानिस्तान में होंगे? कहां होंगे? मेरा एक सवाल है इस बात के लिए, इस पर विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। देश की वर्तमान की जो स्थिति है, जिस तरह से आतंकवाद पड़ोस तक फैलता चला जा रहा है,
शशि जी सही कह रहे हैं, कुछ दिन बाद हमारे आपके घर भी नहीं ठीक है बचेंगे। सुनील जी, जी। मोहित जी, ठीक है मोहित जी अपनी बात रखिए। इसी कांग्रेस ने देश को धर्म के नाम पे बांटा था, इसी कांग्रेस ने। को चुप कराइए। कांग्रेस की सजा मेरी बात ठीक है सुनील जी, पूरे सुनील भाई की बात बिल्कुल सही है कि देश में सामाजिकता सबका अधिकार है, सबका हक बनता है, सबका जिम्मेदारी बनती है कि उसको कायम रखने की। हिंदुस्तान के, भारत के एक एक वासी की जिम्मेदारी है कि भारत को सुरक्षित और भारत को खुशहाल रखने की जिम्मेदारी है। लेकिन सुनील भाई देखिए, आपने जिस तरीके से बताया कि हिंदू पर्वों पर ठीक है शशि जी, जो बढ़ता जा रहा है, इनको चुप करा लीजिए, बात आप ठीक है आएगी। ठीक है मोहित जी, ठीक है इन्हीं के घरों से सब होता है। ठीक है भाई शशि जिस जी, तरीके से बोलने मौका आपकी मोहित जी चिंता को दीजिए। ठीक है होती है वो आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं, जो सवाल किए गए हैं उसी का जवाब आपकी- देने के लिए तो मोहित जी बता रहे हैं, आप उनकी बात तो सुनिए पहले। मोहित जी आपकी चिंता बिल्कुल न केवल आपकी चिंता है, हिंदुस्तान के एक एक जन की चिंता है, चाहे पर्व किसी का भी हो। अगर उसमें इस तरीके की गंदगी हो रही है क्या आप तो इनसे जिम्मेदारी उस व्यक्ति की बनती ही बनती है। लेकिन आप ये देखिए कि ये दौर, ये जो आप हिंदू पर्वों पर इस तरीके की जो घटनाएं होने का दौर जो चालू हुआ है, ये पिछले 5-10 सालों में बढ़ा हुआ है। कोर्ट में और राम जन्मभूमि का ठीक है शिशिर जी, लगातार आपको क्या मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है क्या? जी पिछले क्या आपको मेरी आवाज शिशिर जी नहीं मिल पा रही है? इससे लाभ किसको मिल रहा है? किन के लिए ये लोगों को रोज इसका लाभ मिल रहा है? कौन लोग चाहते हैं इस तरीके का माहौल बना रहे? आज ये मेरा वक्तव्य नहीं है, ये प्रकाश अंबेडकर जी का, जो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे सरकार बनाने में, उनका वक्तव्य है कि इस तरीके का तनावपूर्ण माहौल आरएसएस और बीजेपी के लिए हितकर होता है। जब से भारतीय जनता पार्टी राज्य शासित राज्यों में इस तरीके के हिंदू पर्वों पर आक्रमण की जो घटनाएं हैं, चाहे आप संभल को ले लीजिए, संभल में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा, उसके पीछे आज भी जांच चल रही है। जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, देश के हर उस व्यक्ति को जो खुशहाली चाहता है, जो चाहता है जनता सुरक्षित रहे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हम सबको सुरक्षा की भावना मिले, तो उसको समझना पड़ेगा कि आखिर इस तरीके की घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही ठीक है। है, ठीक है मोहित जी, क्या ये ठीक सच है। में ऐसा हो रहा है या कोई प्रायोजित है? अगर सच में ऐसा है तो उनको कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए, उनके जेलों के पीछे पहुंचाते हुए उनको कठिन से कड़ी सजा दी जाए। अगर प्रायोजित हो रहा है तो हमको समझना पड़ेगा मंशा ठीक है। किन किन लोगों की समस्या है। ठीक है मोहित जी, शिशिर जी, ठीक है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये देखा गया है, ठीक ये है। जांच के बाद उजागर होगा कि किन लोगों की संलिप्तता थी, जो इतनी जल्दी एक हफ्ते का माहौल बनाया गया औरंगजेब के पीछे 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 पीछे, और आज इतना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर और जनता की सुरक्षा हो गई। ठीक है। हम हिंदू के भाइयों को कहेंगे जो पीड़ित हुए, उनको आखिर दर्द हमको ही मिल रहा है, दे रही है। हमको ही मिल रहा है। सत्ता भी अपनी जगह पर चल रही है, तो सत्ता सुरक्षा क्यों नहीं दिलवा पा रही है? क्या ये सत्ता के संरक्षण में चल रहा है, सत्ता के सुनियोजित तरीके से चल रहा है, या सच में कोई इस तरीके का एलिमेंट है? तो उसको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करके देश को और प्रदेश की जनता को सुरक्षा की भावना के लिए उनको कड़ी से कड़ी कठोरतम सजा दिलवानी पड़ेगी। ठीक है, कांग्रेस जो है ठीक काल है, है, ठीक इसी है ने देश मोहित को जी, शिशिर बांटा जी, है। ठीक है। क्या मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है क्या? लगातार इंटरप्ट कर रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा है शायद। संतोष जी के पास जाना चाहूंगी। संतोष जी, जिस तरीके से ये हिंसा की घटनाएं सामने आई है नागपुर से, प्रशासन खुद ही सुरक्षित नहीं है, कैसे जनता को सुरक्षित रखेगा? लगातार बीजेपी का एक बड़ा मुद्दा रहा है सुरक्षा व्यवस्था, और आज आप ही का प्रशासन खुद सुरक्षित नहीं है। किस तरीके से डीसीपी के कुल्हाड़ी से उन पर हमला कर दिया जाता है, क्या जवाब देंगे? ये कैसी व्यवस्था है आखिर प्रशासन की आपके सरकार में? जवाब दीजिए इसका संतोष जी। ठीक है, की कांग्रेस की राह पे बढ़ रही है। ठीक है, ठीक है। फाइनल शायद उनको आवाज नहीं आ रही है या फिर वो जवाब नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। सुनील त्रिपाठी जी से आप आखिरी कमेंट लेना चाहेंगे इस पूरी डिबेट पर? बात रखिए अपनी। देखिए प्रिया जी, हमें व्यक्तिगत बड़ा कष्ट हो रहा है कि जो राजनीति हो रही है वो लाशों की राजनीति में कहूंगा इसको, और सरकार को चाहिए कि जो इस तरह का आतताई हैं वो चाहे जिस जात धर्म के हों, कठोर से कठोर अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो भारत सुरक्षित नहीं रह पाएगा। जिस तरह से विदेशियों की निगाह फिर एक बार भारत के हिंदुओं को पर टिकी हुई है, और बहुसंख्यक समाज के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज अगर खड़ा नहीं होता है, जो देश साथ न खड़ा हो,
चाहे जिस समाज का हो, सरकार को चाहिए उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा रखे, उसको दंडित करे, तभी ये दंगे रुकेंगे। अबू आजमी के एक बयान ने पूरे देश को दंगों की आग में झोंक दिया है। बिल्कुल। तो अगर वही कार्रवाई हो गई होती तो आज प्रिया जी स्थिति ना पैदा होती। बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी, ठीक है, डिबेट को यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास डिबेट में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ बीजेपी से संतोष दुबे जी जुड़े हुए थे, साथ ही कांग्रेस से मोहित जी हमारे साथ इस खास डिबेट में जुड़े हुए थे, साथ ही हिंदू संगठन से शिशु चतुर्वेदी जी जुड़े हुए थे, और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो से सुनील त्रिपाठी जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया, अपनी अपनी बातें रखी, किस तरीके से औरंगजेब पर अबू आजमी का सबसे पहले बयान आता है और उसके बाद से जो चिंगारी है वो पूरी तरीके से पूरे देश में फैलती हुई नजर आई। और उसके बाद आपने भी देखा कि किस तरीके से जो घटनाएं सामने निकल कर आई, जो हिंसक घटना नागपुर से सामने आई, एक बड़ा उदाहरण उसने पेश कर रख दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक ले आप देखते रहिए प्राइम टीवी।